तो क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? जैसा कि भी वर्तमान में श्रीलंका की स्थिति है, आप ये देख सकते हैं कि लोग श्रीलंका में सड़कों में उतरे हुए हैं। गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लगातार उनके इस्तीफ़ा यानी उनके रिजाइन के लिए मांग उठ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत लाजमी सा सवाल उत्पन्न होता है मन में कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, और श्रीलंका में जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है इसके जड़ें आखिर कहाँ से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रीलंका के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना को श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट अपना लीज पे दे दिया है 99 सालों के लिए, और इस तरह से कई जगह से लोन ले लेके श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था थी चल रही थी। श्रीलंका में जो आय का प्रमुख स्रोत है वो वहाँ का जो पर्यटन है, वहाँ पे कई देशों से पर्यटक आते हैं। कोरोना के पहले इतने पर्यटक आ जाते थे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चल जाती है, क्योंकि छोटा सा देश है। और यूक्रेन और रूस के विवाद के बाद से रूस और यूक्रेन से बहुत सारे पर्यटक आते थे, जिससे श्रीलंका को काफ़ी लाभ होता था। हालांकि इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है कि आखिर और क्या कारण हो सकते हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण है वहाँ की राजनीतियाँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महिंद्रा राजपक्षा है। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि ये नए बने हैं या प्रेसिडेंट होंगे, चुनाव हुआ होगा, यही इलेक्टेड होंगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। हालांकि कहने को तो डेमोक्रेसी है श्रीलंका, पर अपनी लाभ के लिए इतने बार श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बदला है, राजापक्षा फैमिली ने बदला है। तो एक तरीके से राजापक्षा फैमिली की एक मोनार्की यानी कि एक राजशाही बन के श्रीलंका रह गया है। अपने लाभ के लिए ये बड़े बड़े पदों पे अपने परिवार के और अपने घर के लोगों को बैठाते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब इस समय श्रीलंका की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। कहते हैं कि दूसरों की स्थितियों को देख के अपने देश की स्थितियों का आकलन करना या अपने बारे में आकलन करना सबसे बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समस्याओं का निदान, समस्या को देख के अगर सीख लिया जाए, किसी दूसरे की समस्या को देख के सीख लिया जाए, उससे हम आगामी यानी कुछ समय बाद आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा अलग एंगल में बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च हुई, जांच कमेटी बैठी, तो उसमें पता चला कि भारत के अंदर कई ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपनी जीडीपी का 40% से अधिक डेट उठा रखा है, कर्ज में डूबे हुए हैं। अब उन स्टेट्स का नाम लेना या उन स्टेट्स की बात करना के अलावा मैं आपको मेन कारण बताता हूँ आखिर ये डेट बढ़ता क्यों है। देखिए, जो जीडीपी होती है हमारे यहाँ, जो हम खरीद और बिक्री करते हैं, उसमें जो धन का व्यय होता है, जो आय होता है, उसे हम कंबाइंड रूप से जीडीपी कह देते हैं। और जब सरकार उससे कर वसूलती है तो वह सरकार की आय हो जाती है। नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल में भी आप इसको लागू कर सकते हैं। जो राज्य सरकारें बनती हैं, जो चुनावी वादा करती हैं कि टैबलेट फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, लाइट फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, आपने कभी सोचा है सरकार पैसा लाती है तो हम ही लोगों से ले जाती है, और यह कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाल में अभी एक चर्चा में था, पंजाब के जो हाल में ही जो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ है, उसको सुधारने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। तो जब आप जान रहे हैं कि हमारा स्टेट ऑलरेडी इतने डेप्ट में, इतने कर्ज में डूबा हुआ है, तो आप केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ठीक है, केंद्र से आप मांग सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को किस चीज़ में लगा रहे हैं? आप जनता के वेलफेयर में नहीं लगा रहे हैं, आप जनता को मुफ्त की चीज़ों के लत लगवा रहे हैं।
जनता को लाभ, जो क्षणिक लाभ होता है मोबाइल, टैबलेट या जो बिजली मुफ्त कर देने से जनता को लाभ नहीं होता है, सुविधाएं बढ़ाने से होता है, एजुकेशन स्तर बढ़ाने से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको बढ़ाने से होता है, उद्योग को बढ़ाने से होता है। आसपास का जो पर्यावरण अगर सही रहेगा तो उससे हमारी आमदनी स्वतः ही बढ़ जाएगी। और इस चीज़ को भारत की जनता को भी सोचना पड़ेगा। श्रीलंका को यथासंभव भारत मदद कर रहा है, लेकिन मेरा इस विषय में मानना है कि भारत को अनकंडीशनल मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका भी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम कर रहा था, तो हमें भी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए श्रीलंका से कुछ बड़ा गेन करना चाहिए। बड़ा से मेरा मतलब है कोई लाभ। और यही स्थिति पाकिस्तान में भी कुछ दिनों में होने वाली है। लोग अक्सर दिखाते रहते हैं श्रीलंका में पेट्रोल इतना सस्ता है, भारत में इतना महंगा है, और नेपाल में इतना सस्ता है, और पाकिस्तान में इतना सस्ता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने यहाँ रेट है ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार फ्लैक्चुएट होता है। सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं है, और जनता को ये चीज़ समझना चाहिए। यदि भारत सरकार तेल जैसी बेसिक चीज़ों में अपना पैसा खर्च करेगी तो जो वास्तविक में जो गरीब हैं उनकी जो वेलफेयर के लिए जो सरकार जो पैसा कम पड़ेगा तो वो कहाँ से लाएगी, और इस तरह से देश डेप्ट में जाता रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है कि जो चुनावी वादे होते हैं कि ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को देने से मना, मतलब उन्होंने सजेशन दिया कि ये ऐसे पॉलिटिकल वादे न किए जाएं। एक तरीके से ये घूस है, और उस घूस को पूरा करने के लिए लोग अपने स्टेट्स को, अपने जो स्टेट जिस स्टेट के लोग करते हैं वो पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। उसमें राज्य सरकार के साथ साथ जनता का भी नुकसान होता है, और इसमें किसी भी पार्टी की बात नहीं है। सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, और सभी पार्टियों को इस विषय में बैठकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। आपका इस विषय में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।